आज हम कक्षा 10 के अध्याय जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। बच्चों, पहले हम यह जानते हैं कि आप क्या कुछ जानते हैं। मनुष्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन के पोषक तत्व शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक कैसे पहुंचते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या होता है? आज हम इस अध्याय में क्या सीखेंगे? जैव प्रक्रम, पोषण, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, मनुष्य में पोषण, श्वसन, परिभाषा और किस्में, मानव में श्वसन, मानव में वहन, पादपों में परिवहन, जाइलम और फ्लोएम, मानव में उत्सर्जन, पादपों में उत्सर्जन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण एक ऐसा प्रक्रम जिससे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। बच्चों, क्या आप जानते हो कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या आपने कभी अपना भोजन आप बनाया है? विद्यार्थियों, क्या आपको पता है छोटे से छोटा पौधा भी अपना भोजन आप तैयार करता है? पौधों द्वारा अपना भोजन आप तैयार करने को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आओ देखें कि पौधे अपना भोजन आप कैसे तैयार करते हैं। इस काम के लिए पौधों को 4 वस्तुओं की जरूरत होती है। सूर्य का प्रकाश, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा धरती के नीचे का पानी। प्रकाश संश्लेषण पौधों के पत्ते द्वारा किया जाता है। हर एक पौधे के पत्तों के बीच छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र छिद्र द्वारा ही हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर जाती है। पादप कोशिकाओं में छोटी रचनाएं होती हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना भोजन तैयार करते हैं और भोजन तैयार करते समय ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। यह ऑक्सीजन रंध्र के द्वारा पत्तों से बाहर निकल जाती है। बना हुआ भोजन जो कि ग्लूकोज के रूप में होता है, पौधों को पोषण देता है, जिससे पौधा और भी बढ़ता है। बचा हुआ भोजन मंड या स्टार्च के रूप में जमा होता है, जो कि बाद में प्रयोग किया जा सके। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए क्यों जरूरी है। इसके लिए एक क्रिया देखते हैं। एक गमले में लगा पौधा लें तथा उस पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे में रखें। 2-3 दिन बाद उस पौधे के एक पत्ते का कुछ हिस्सा एक काले कागज की पट्टी से ढक दें। अब इस पौधे को 3-4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रखें। इसके बाद उस पत्ते को अल्कोहल में डालें। जब तक उस पत्ते का रंग ना उड़ जाए तब तक उबालें। अब इस पत्ते के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। आप देखते हो कि पत्ते का वह हिस्सा जो कागज से ढका था उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं है, परंतु बिना ढके हिस्से का रंग काला नीला हो गया। यह वही भाग है जो सूर्य प्रकाश में पड़ा था। आयोडीन से काला नीला रंग पत्ते में मौजूद स्टार्च को दर्शाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्टार्च के संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश जरूरी है।
आओ देखें प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी जरूरी है या नहीं। लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लीजिए। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। अब इन पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा दीजिए। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाता है। लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूर्य प्रकाश में रखें। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा पहले की तरह स्टार्च या मंड की मौजूदगी का परीक्षण कीजिए। जो पत्ता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा था उसमें रंग नहीं बदलता, क्योंकि उस पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। परंतु जो पौधा बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रखा था उस पत्ते का रंग गहरा नीला काला हो जाएगा, जो स्टार्च की मौजूदगी दर्शाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। विषमपोषी पोषण एक ऐसा पोषण जिसमें जीव दूसरे पौधों या जंतुओं के कोशिकाओं के द्वारा बनाए कार्बनिक यौगिकों को ऊर्जा के लिए ग्रहण करता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय और भैंस के द्वारा चारा खाया जाता है। शेर, हिरण और अन्य जानवरों को खाते हैं। अमीबा में पोषण। अमीबा जल भंडारों में मिलने वाला एक कोशिक जीव है। यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक या एक से अधिक अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध को बाहर निकालता है, जो कि इसको गति देने के लिए और भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। जब इसे भोजन के बारे में पता चलता है तो भोजन कण के चारों ओर से प्रवर्ध बनाकर उसे घेरकर अंदर ले लेते हैं। भोजन पदार्थ उसके खाद्य रिक्तिका में फंस जाते हैं। भोजन रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वह कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मानव में पोषण। बच्चों, हम अपना भोजन मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं, इसको पचाते हैं और फिर उसका प्रयोग किया जाता है। बचे हुए भोजन को मल के द्वारा त्याग किया जाता है। भोजन एक लंबी नली में से निकलता है जो मुंह से गुदा द्वार तक जाती है। इस नली को भिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुंह, भोजन नली, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहद्रांत्र, गुदा द्वार। सबसे पहले हम मुंह या मुख गुहा की बात करते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेकर जाने के प्रक्रम को अंतःग्रहण कहते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं और आंतरिक विधि से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। हमारे मुंह में लाला ग्रंथि होती है, जिससे एक रस निकलता है जिसे लार कहते हैं। लार भोजन में मौजूद स्टार्च को चीनी में बदलती है और भोजन को नरम बनाती है। दूसरा भाग है जिह्वा। जिह्वा मांस का एक पेशीदार अंग है जो पीछे तक मुख गुहा के निचले भाग से जुड़ी होती है। इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में घूम सकता है। जिह्वा में स्वाद के भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। नमकीन, कड़वा, मीठा, खट्टा। भोजन नली। चबाया हुआ भोजन भोजन नली या अन्न नली में जाता है।
अन्न नली की हिलजुल से भोजन नीचे की ओर जाता है। आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा और यू शक्ल का है और पाचन मार्ग का यह सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर से भोजन नली से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर से क्षुद्रांत्र में खुलता है। आमाशय की अंतः सतह म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्रावन करती है। म्यूकस आमाशय की अंतः सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल ऐसे अनेकों जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं और साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। पाचक रस प्रोटीन को तरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब भोजन क्षुद्रांत्र में पहुंच जाता है। क्षुद्रांत्र कम से कम 7.5 मीटर लंबी और बहुत कुंडलित होने के कारण यह सहज स्थान में अवस्थित होती है। यह यकृत और अग्न्याशय से रस लेती है। यकृत एक गूढ़े लाल रंग की ग्रंथि होती है जो पेट के ऊपरले भाग में दाईं ओर होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्रावन करती है जो कि थैली में इकट्ठा होता रहता है। इस थैली को पित्ता कहते हैं। पित्त रस चर्बी के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय मतलब पैंक्रियास हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के बिल्कुल नीचे स्थित होती है। यह अग्न्याशय रस पैदा करती है जो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ क्रिया करता है और इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप में पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत्र के नीचे के भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूरा कर देता है। क्षुद्रांत्र में सोखन। पचा हुआ भोजन सोखित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में शामिल होकर लहू नलियों में चला जाता है। इस विधि को सोखन कहा जाता है। क्षुद्रांत्र की अंतः भित्ति पर अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे हम रसांकुर कहते हैं। रसांकुर पचे हुए भोजन को सोखने वाली सतह बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका अभी पाचन नहीं हुआ या सोखन नहीं हुआ उसे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र से चौड़ी और छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों को सोखित करना होता है। बचा हुआ अपचा भोजन रेक्टम में चला जाता है और ठोस गुदा के रूप में रहता है। समय समय पर इसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसे उत्सर्जन कहते हैं। श्वसन। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करना और कोशिकाओं की जरूरत अनुसार भोजन स्रोतों के विघटन में उसका प्रयोग करना श्वसन कहलाता है। श्वसन की किस्में। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इस प्रक्रम में भोजन का पूर्ण विखंडन होता है और ज्यादा मात्रा में एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम कोशिका में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। अवायवीय श्वसन यह प्रक्रम ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होता। इस प्रक्रम में भोजन का पूर्ण विखंडन नहीं होता और सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रम सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ऑक्सीजन की कमी में पेशी कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनाने के लिए होता है। यह प्रक्रम हमारी पेशी कोशिकाओं में उस समय होता है जब हमारे शरीर में कसरत करने पर ऑक्सीजन की कमी होती है।
ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यीस्ट में ग्लूकोज का विघटन एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाने के लिए होता है। यह प्रक्रम यीस्ट में होता है। पौधों के पत्तों में स्टोमेटा पौधों में श्वसन भाव गैसों के पर्यावरण में आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग विकसित होते हैं, जैसे मछली में गलफड़े और मनुष्य में फेफड़े आदि। मनुष्य में श्वसन क्रिया। बच्चों, सांस लेने का अर्थ है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को अंदर लेना या प्राप्त करना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन सार्थक भरपूर वायु को शरीर में अंदर लेना श्वास क्रिया कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सार्थक वायु को बाहर निकालना सांस छोड़ना क्रिया कहलाता है। आओ बच्चों, अब श्वसन क्रिया विधि को जानें। सामान्य रूप में हम अपने नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो यह हमारी नासाद्वार से कंठ और फिर श्वसन नली से होकर फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। फुफ्फुस छाती खोड़ में स्थित होते हैं। छाती खोड़ पसलियों से घिरी होती है। यह बड़ी पेशी की तरह है जो डायफ्राम कहलाती है। छाती खोड़ को एक बड़ी पेशी तह जो डायफ्राम कहलाती है छाती खोड़ को आधार देती है। श्वास क्रिया में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति शामिल है। श्वास अंदर लेते समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। इस गति के परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस में अंदर चली जाती है। फुफ्फुस वायु के साथ भर जाते हैं। श्वास निकालने के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आती हैं, लेकिन डायफ्राम ऊपर अर्थात अपनी पहली स्थिति में आ जाता है, जिसके साथ वक्ष गुहिका छोटी हो जाती है। इस तरह बच्चों, वायु फुफ्फुस से बाहर निकल जाती है। हम अपने शरीर में इन सब गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। मानव में परिवहन। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर परिसंचरण प्रणाली, रुधिर वाहिकाएं और हृदय से मिलकर बनी है, जो शरीर में सभी पदार्थों को सभी भागों में पहुंचाते हैं। जब आपके शरीर में कोई हिस्सा कट जाता है तो क्या होता है? रुधिर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चों, रुधिर है क्या? रुधिर वह द्रव है जो वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को छोटी आंतों से शरीर के दूसरे भागों में लेकर जाता है। फुफ्फुस से ऑक्सीजन को भी रुधिर ही शरीर की कोशिकाओं तक लेकर जाता है। रुधिर शरीर में से वर्ज्य यानी कि मल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन गुर्दों तक करता है। रुधिर एक द्रव है जिसमें भिन्न भिन्न कोशिकाएं मौजूद होती हैं। रुधिर का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर में एक जैसी कोशिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और सभी कोशिकाओं में परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें सफेद रुधिर कोशिकाएं भी कहा जाता है। यह कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। चोट लगने पर रुधिर का थक्का या खरींड बन जाता है। उसमें एक और प्रकार की कोशिका की मौजूदगी के कारण इस तरह होता है। इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की रुधिर वहनियां होती हैं, जो रुधिर को शरीर में
एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। क्योंकि रुधिर प्रवाह तेजी से उच्च ताप पर होता है, इसलिए धमनियों की दीवारें मोटी और लचकदार होती हैं। वह रुधिर वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त रुधिर को शरीर के सभी भागों में से वापस हृदय तक ले जाती हैं, उन्हें नसें कहा जाता है। नसों की भित्ति पतली होती है। नसों में ऐसे वाल्व होते हैं जो कि रुधिर को केवल हृदय की ओर ही बहने देते हैं। धमनियां और छोटी छोटी वाहिनियों में वर्गीकृत होती हैं। ऊतकों में पहुंचने पर यह और भी पतली नलियों में वर्गीकृत होती हैं। इन वाल्व जैसी पतली नलियों को केशिकाएं कहते हैं। वाल्व जैसी पतली नलियां मिलकर दोबारा नसें बनाती हैं जो रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। हृदय वह अंग है जो रुधिर द्वारा पदार्थों के बहने के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय छाती खोड़ में स्थित होता है, जिसका नीचे का हिस्सा बाईं ओर झुका रहता है। हृदय का माप लगभग मुट्ठी जैसा होता है। हृदय 4 कोष्ठों में बंटा होता है। ऊपर के 2 कोष्ठ दायां अलिंद और बायां अलिंद कहलाते हैं और नीचे के 2 कोष्ठ दायां विलय बायां विलय कहलाते हैं। वाल्व रुधिर के वहन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। महाशिरा से ऑक्सीजन रहित रुधिर दाएं अलिंद और फिर दाएं विलय की ओर जाता है। दायां विलय रुधिर को पंप करके फुफ्फुस धमनियों में भेजता है। फुफ्फुस धमनियां रुधिर को फुफ्फुस तक लेकर जाती हैं, जहां पर रुधिर ऑक्सीजन प्रचुर हो जाता है। रुधिर में गैसों का वटांद्रा फुफ्फुस में होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर वापस फुफ्फुस से बाएं अलिंद और फिर बाएं विलय में जाता है। बायां विलय ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को आयोटा द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाता है। हृदय की धड़कन। हृदय के कोष्ठों की भित्तियां पेशियों से बनी होती हैं। यह पेशियां क्रमवार सिकुड़न और उसके बाद होने वाले क्रमवार आराम दोनों मिलकर हृदय की धड़कन अथवा हार्ट बीट कहलाती है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल हृदय की धड़कन की आवाज को बढ़ाने की जुगत में करते हैं। पादपों में जल का परिवहन। बच्चों, पादप अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी में से जल और खनिज लवणों को सोखकर उनको पत्तियों को उपलब्ध करवाते हैं। पत्ते जल और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। पादप जड़ों द्वारा जल और खनिजों को सोखते हैं। जड़ों में जड़ बाल होते हैं। वास्तव में जड़ बाल जल में घुले हुए खनिज पदार्थों और जल को सोखने के लिए जड़ की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जड़ बाल मिट्टी कणों में मौजूद जल के संपर्क में रहते हैं। पादपों में मिट्टी में से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करने के लिए पाइप जैसी वाहिनियां होती हैं। वाहिनियां विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो वाहिनी ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी चीज में किसी विशेष कार्य को निभाता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो वाहिनी ऊतक होता है उसे जाइलम कहा जाता है। जाइलम चैनलों और नलियों का निरंतर जाल बनाता है जो जड़ों को तने और शाखाओं के माध्यम के साथ पत्तों को जोड़ता है और इस तरह वहनी प्रणाली पूरे पादप में जल का परिवहन करती है। पत्ते भोजन का संश्लेषण करते हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य वहनी ऊतकों द्वारा किया जाता है जिनको फ्लोएम कहा जाता है।
इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पादप वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बहुत ज्यादा जल विसर्जित करते हैं। पादप मिट्टी में से खनिज पोषक तत्व और जल सोखते हैं। सोखित किया गया सारा जल पादप द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। पत्तों की सतह पर मौजूद स्टोमेटा में से वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्ते में से जल के वाष्पन से खिंचाव विकसित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। पादपों में भोजन का परिवहन। बच्चों, पादप के पत्तों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनने वाला भोजन पादप के अन्य अंगों तक कैसे पहुंचता है? प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का परिसरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। ये दबाव पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाते हैं जहां पर दबाव कम होता है। उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग करते हैं। मानव में उत्सर्जन हमारे शरीर में कोशिकाएं अपनी क्रियाओं को पूरा करते समय यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजनीय पदार्थों का उत्पादन करते हैं। यह पदार्थ वर्ज्य और विषैले होते हैं, इसलिए इनका हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है। रुधिर इन पदार्थों को इकट्ठा करता है और शरीर में से बाहर निकालने के लिए इन पदार्थों को उत्सर्जन प्रणाली तक ले जाता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। नेफ्रॉन वृक्क में क्रियात्मक इकाई होते हैं जो फिल्ट्रेशन या छानन द्वारा रुधिर को साफ करती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में बारीक वहनियों का एक झुंड होता है और कप के आकार की एक ट्यूब होती है जिसको बोमैन कैप्सूल कहा जाता है। रुधिर का शुद्धिकरण इस कैप्सूल में होता है। यहाँ पर रुधिर में से यूरिया अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण को छान लिया जाता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और कुछ उपयोगी लवण रुधिर के वहन द्वारा दोबारा सोख लिए जाते हैं। वर्ज्य पदार्थों के साथ साथ जल मूत्राशय में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे मूत्र कहा जाता है। मूत्र वहनियों द्वारा वृक्कों से मूत्राशय तक पहुंचता है। मूत्राशय पेशीय होता है, इसलिए यह तंत्रिका नियंत्रण अधीन है। परिमाण अनुसार हम मूत्र निकास नियंत्रण कर सकते हैं। बनावटी वृक्क। बच्चों, जीवित रहने के लिए वृक्क एक जरूरी अंग है। कई कारण जैसे कि चोट, इन्फेक्शन,
या वृक्कों में रुधिर का रुक जाना वृक्कों की क्रिया को कम कर देता है। इसके साथ शरीर में जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के फेल होने की अवस्था में बनावटी वृक्क का उपयोग किया जाता है। एक बनावटी वृक्क वह यंत्र है जो डायलिसिस के द्वारा नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थों को रुधिर में से निकालने का काम करता है। आओ देखें कि बनावटी वृक्क कार्य कैसे करता है। मरीज की बाजू की शिरा से रुधिर को लंबी सेलुलोज ट्यूबों द्वारा मशीन तक पहुंचाया जाता है। यह ट्यूबें डायलाइजिंग विलयन टैग के साथ जुड़ी होती हैं। यह डायलाइजिंग विलयन जल, ग्लूकोज और लवण का बना होता है, जिसका घनत्व साधारण रुधिर के घनत्व के साथ बराबर होता है। जैसे ही मरीज का रुधिर डायलाइजिंग विलयन में से गुजरता है तो रुधिर में मौजूद नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थ छांटने योग्य मुसामदार सेलुलोज ट्यूबों द्वारा डायलाइजिंग विलयन में पहुंच जाता है। इस प्रकार साफ रुधिर मरीज में धमनी द्वारा दोबारा भेज दिया जाता है। पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन के कई तरीके हैं, जिसमें ऑक्सीजन को छोड़ देना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, पत्तों का गिरना, रेजिन तथा गोंद के रूप में उत्सर्जन। आइए अब इस अध्याय का संशोधन करते हैं। वह सारे कार्य जो सर्वरूप से जीवों की सुरक्षा का कार्य करते हैं वह जैव प्रक्रम कहलाते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त करना और कोशिकाओं की जरूरत अनुसार भोजन स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करने को श्वसन कहते हैं। स्वपोषी जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण भोजन पदार्थ को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में प्रयोग करते हैं। विषमपोषी जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन रुधिर को मिलाने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। विषमपोषी जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm होता है। प्लेटलेट्स कोशिका को रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। पादपों में जाइलम कोशिका द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोएम कोशिका द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्पंदन होते हैं जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। आइए अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करें। मनुष्य आहार नली के भागों के नाम लिखो। पौधों में ऊर्जा का भंडारण कहाँ होता है? कृत्रिम वृक्क क्या है? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के लिए एक संतुलित समीकरण लिखो। रिक्त स्थान भरें। मानव हृदय में डैश भाग होते हैं? 4। बिल्कुल सही, मनुष्य हृदय में 4 भाग होते हैं। सही या गलत? सामान्य प्रकुंचन दाब 100/50 होता है। गलत, सामान्य प्रकुंचन दाब 100/50 नहीं होता, तो यह कथन गलत है। क्षुद्रांत्र द्वारा जज्ब किया फैक्स का वहन डैश द्वारा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।